नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज इस बुलेटिन में बात होगी सरकार के बदले तेवर की, अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार से राहुल के सवाल की। जानेंगे कि यूपी में क्या है कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, मध्य प्रदेश में अब सिंधिया को कैसे लगा शॉक और बिहार में किसकी कितनी सीटों पर दावेदारी। और आखिर में बात जीडीपी पर आईएमएफ ने क्यों दिया चिंता में डालने वाला संकेत। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर दिन भर की सुर्खियों पर। लोन मोरेटोरियम मामले में 10 सितंबर तक टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल किसी भी अकाउंट को एनपीए घोषित न किया जाए। बैंकों और एनबीएफसी के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की समीक्षा बैठक। कर्ज के समाधान ढांचे और बेहतर क्रियान्वयन पर हुई बातचीत। संसदीय समिति ने फेसबुक इंडिया हेड से पूछे 100 सवाल, 7 दिन में देना होगा जवाब। फेसबुक पर अमेरिकी अखबार ने किया था बीजेपी के साथ सांठगांठ का खुलासा। आईपीएल का कल जारी हो सकता है शेड्यूल। 19 सितंबर से शुरू हो रहा है आईपीएल का 13वां सीजन। इस बार यूएई में खेला जा रहा है आईपीएल। पहले चेन्नई और मुंबई के बीच खेला जाना था पहला मैच, लेकिन अब चेन्नई नहीं खेलेगी ओपनिंग मैच। और हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 95 अंकों की गिरावट के साथ 38,990 पर और निफ्टी 7 अंकों की गिरावट के साथ 11,527 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल कैंसिल कर दिया था, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर लाल हो गया। कांग्रेस ने तो प्रश्नकाल के बिना संसद सत्र बुलाने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने विरोध के बाद अब सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन ये सत्र सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है। दरअसल स्वास्थ्य संकट के कारण इस बार संसद सत्र में काफी बदलाव हुए हैं और प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। सत्र से प्रश्नकाल हटाए जाने पर विपक्ष खासा नाराज है और सरकार को तल्ख तेवर दिखा रहा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री ने कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो वह दिन दूर नहीं जब उनकी सरकार भी ऐसा ही करेगी। संसद में प्रश्नकाल न होना लोकतंत्र के लिए मुश्किल स्थिति है। सवालों से बचने के लिए बीजेपी की मंशा दिखाती है कि वे न तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और न ही सुशासन पर। विपक्ष ने जब सवालों की झड़ी लगाई तो सरकार को दबाव में अपना फैसला बदलना पड़ा। सरकार ने अब प्रश्नकाल को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। अब संसद के मानसून सत्र के दौरान सांसद लिखित में सवाल पूछ सकेंगे, जिसका जवाब लिखित में ही मिलेगा। आज संसद सत्र से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सांसदों को ये बताया जाता है कि इस बार राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं होगा। ऐसे में सभी सदस्य अपने सवाल पहले दे सकते हैं, जिनका लिखित जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मुसीबत के बीच इस बार संसद का सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो बिना किसी अवकाश के 1 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन प्रश्नकाल और शून्यकाल निरस्त होने के कारण विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोल दिया था। सरकार अब लिखित में जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष इससे भी संतुष्ट नहीं है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि आप प्रश्नकाल की अनुमति नहीं देते हैं, जहां मंत्रियों को सांसदों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाता है। अब आप केवल लिखित प्रश्न और उत्तर की अनुमति देने के लिए कृपा कर रहे हैं। टुकड़ों में चीजें देना बंद करें। ये संसद है, गुजरात का जिमखाना नहीं। तो विपक्ष चाहता है कि प्रश्नकाल संसद की परंपरा के अनुरूप ही हो, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। खैर, संसद सत्र शुरू होने में अभी कुछ दिन बचे हुए हैं और विपक्ष की कोशिश है कि सरकार को प्रश्नकाल के लिए तैयार करा लिया जाए। राजीव जी, सरकार से सवाल पूछना ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। मीडिया या सार्वजनिक मंचों से तो सरकार से सवाल पूछे ही जाते हैं। इन सवालों के जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन जवाब देने की बाध्यता नहीं है। इसलिए अधिकांश सवाल ही बने रह जाते हैं। लेकिन संसद में पूछे गए सवाल का उत्तर देना सरकार की जिम्मेदारी भी है और वो इसके लिए बाध्य भी है। लेकिन सरकार प्रश्नकाल को लेकर बहानेबाजी कर रही है। पहले तो प्रश्नकाल के लिए ही तैयार नहीं थी, अब तैयार है तो उसमें भी शर्तें आ गई हैं कि लिखकर सवाल दो और लिखित में ही जवाब ले लो। विपक्ष जवाब को लेकर सरकार को घेर भी नहीं सकता। सरकार विपक्ष से भागने की कोशिश कर रही है या सच्चाई से?
जी सृष्टि, सरकार के रवैये से तो यही जाहिर होता है कि वो जवाबदेही से भाग रही है, सच्चाई से मुंह चुरा रही है और विपक्ष से बचने की कोशिश कर रही है। संसद को देश की सबसे बड़ी पंचायत कहा जाता है क्योंकि यहां जनता द्वारा चुने गए हर एक प्रतिनिधि को अपने संसदीय क्षेत्र और जनहित और देश हित के मसलों पर आवाज उठाने का हक मिलता है। यानी संसद में जनता की आवाज पहुंचाने का काम सांसद करते हैं। अगर सरकार केवल अपने बहुमत के बूते इस आवाज को दबाने की कोशिश करेगी तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। फिर तो अधिनायकवाद का रास्ता नजर आने लगेगा। ये सही है सृष्टि की महामारी के कारण अब बहुत सी चीजें पहले जैसी संचालित नहीं होंगी। कुछ फेरबदल होगा ही, लेकिन इस बदलाव में किसी चीज का मूल भाव न बदल जाए, ये ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे धर्मस्थलों पर हम जाते हैं तो वहां के कुछ नियम हैं, कहीं जूते चप्पल उतारने होते हैं तो कहीं सिर ढकना होता है। वैसे ही संसद संचालन के लिए भी कुछ नियम हैं जिन्हें अपनी सुविधा के लिए बदलना ठीक नहीं है। प्रश्नकाल को टालने की कोशिश भी ऐसी ही लग रही थी, मानो सरकार असुविधा पैदा करने वाले सवालों से बचने के रास्ते ढूंढ रही थी। गनीमत है सृष्टि की अब लिखित तौर पर ही सही, लेकिन सांसदों को सवाल पूछने का मौका मिलेगा। अब विपक्ष को यह ध्यान देना चाहिए कि वो संसद सत्र के हर एक मिनट का भरपूर उपयोग करे और जनता की ओर से सरकार से सही सवाल पूछे। अब बात करते हैं अगली खबर की। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर है। चौतरफा घिरी मोदी सरकार की परेशानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बढ़ा रखी है। राहुल गांधी ने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, जिसका अब दूसरा पार्ट रिलीज किया गया है। क्या है इस पार्ट में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महामारी के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर चोट लगी है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर हुआ है। हाल ही में आए जीडीपी के आंकड़ों के अनुसार विकास दर -23% तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अपनी वीडियो सीरीज का दूसरा हिस्सा जारी किया। इस वीडियो में राहुल गांधी ने नोटबंदी के मसले पर मोदी सरकार को घेरा और नोटबंदी को गरीबों के खिलाफ वाला फैसला बताया। राहुल गांधी ने तल्ख लहजे में कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान और मजदूर पर आक्रमण था। आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, जिसके बाद पूरा देश बैंकों के सामने जाकर खड़ा हो गया। इस पर राहुल ने तीखा सवाल पूछा कि क्या इससे काला धन मिटा, क्या लोगों को इससे फायदा हुआ, लेकिन सरकार के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि नोटबंदी से सिर्फ अमीरों का फायदा हुआ, आपका पैसा घरों से निकालकर अमीर लोगों के कर्ज में लगा दिया गया। राहुल बोले कि इसका दूसरा मकसद था देश के असंगठित क्षेत्र को साफ करना। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि सरकार नोटबंदी से कैशलेस इंडिया चाहती थी। अगर ऐसा होगा तो यह असंगठित क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इसकी वजह से किसान, मजदूर, छोटे कारोबारियों को नुकसान हुआ। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इससे पहले 31 अगस्त को इस सीरीज का पहला हिस्सा जारी किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार जानबूझकर असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में लगी हुई है। एक तरफ केंद्र सरकार को कांग्रेस घेरने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार की घेराबंदी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी ताकत झोंक दी है। डॉक्टर कफील खान को भले ही योगी सरकार परेशान करने में लगी हो, लेकिन विपक्ष उनका हमदर्द बन रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तो उनसे फोन पर ही बात कर ली, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर खान को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। प्रियंका के इस कदम को सियासत से जोड़ा जा रहा है। डॉक्टर कफील खान की रिहाई ने वो सच सबके सामने ला दिया जिसे योगी सरकार नकारने की कोशिश कर रही थी। सरकार बार बार कह रही थी कि डॉक्टर खान कसूरवार हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मान लिया कि उनका कोई दोष नहीं है, इसीलिए करीब 6 महीने बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद समूचा विपक्ष इस फैसले की सराहना कर रहा है। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह डाला कि योगी सरकार ने जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश की है। बसपा भी खान के साथ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन इन सब से आगे निकलते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तो उनकी हमदर्द बन गई। जैसे ही डॉक्टर कफील खान मथुरा जेल से रिहा हुए, वैसे ही प्रियंका ने उन्हें फोन कर हालचाल जाना। इस दौरान प्रियंका को कफील खान से उनके परिवार के बारे में भी पता चला। डॉक्टर कफील पर एनएसए की वापसी के बाद भी प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। कोर्ट के आदेश के बाद प्रियंका ने ट्वीट किया था कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तत्काल रसूखा हटाकर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। उम्मीद है कि यूपी सरकार बिना किसी देरी के डॉक्टर कफील खान को बिना किसी दुश्मनी के रिहा कर देगी।
डॉक्टर कफील खान की रिहाई में उनके प्रयासों के लिए सभी न्याय प्रिय लोगों और यूपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई। और अब जब कफील रिहा हो गए हैं तो कांग्रेस उनके सामने पलके बिछाए हुए है। बताया जा रहा है कि रिहाई के समय पूर्व विधायक खुद डॉक्टर कफील को लेने के लिए जेल के बाहर पहुंचे थे। यहां तक कि डॉक्टर कफील दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रदीप माथुर के घर पर रुके हैं, जो मथुरा से 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे थे। कफील से कांग्रेस की करीबी को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस आगामी चुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वो डॉक्टर खान के सहारे योगी सरकार को घेर सकती है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कर दी है। अब देखना होगा कि प्रियंका चुनाव के वक्त ये मास्टर स्ट्रोक लगाती हैं या नहीं। डॉक्टर कफील खान यूपी सरकार के गले की फांस बन गए हैं। वैसे गले की फांस तो मध्य प्रदेश में सिंधिया भी बीजेपी के लिए बने हुए हैं। पहले ही कांग्रेस ने सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। अब एक और मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। खुद को जमीन से जुड़ा नेता बताने वाले सिंधिया अब जमीन के सियासत में फंसते दिख रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 100 बीघा जमीन पर किसका अधिकार? सिंधिया से जुड़े ट्रस्टों का या फिर सरकार का? जमीन तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चैरिटेबल और कमल राजा चैरिटेबल ट्रस्ट के कब्जे में है, लेकिन दावा यह है कि जमीन सरकारी है और सिंधिया से जुड़े ट्रस्टों के पास ये फर्जी तरीके से पहुंचाई गई। 100 बीघा जमीन जिसकी कीमत 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है, ये हकीकत में किसकी है? इसके लिए हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि ग्वालियर शहर के सिटी सेंटर, महलगांव, ओहदपुर और सिरोल की सरकारी जमीन को राजस्व अधिकारियों ने हेराफेरी कर सिंधिया के ट्रस्टों के नाम कर दिया है। जमीन सरकारी होने के बारे में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डीपी सिंह और अवधेश सिंह तोमर ने दलील दी। उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तब तत्कालीन रियासतों का विलय भारत में किया गया। इस दौरान रियासतों के राजाओं के साथ एक प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया था कि कौन सी संपत्तियां राजा के पास रहेंगी और किस संपत्ति पर सरकार का अधिकार हो जाएगा। प्रतिज्ञा पत्र में जो जमीन राजा के अधिकार क्षेत्र में नहीं मानी गई, वो अपने आप ही सरकार की संपत्ति हो गई। और ऐसा ही प्रतिज्ञा पत्र 30 अक्टूबर 1948 को केंद्र सरकार और तत्कालीन सिंधिया राजघराने के बीच तैयार हुआ था। और जो 100 बीघा से ज्यादा जमीन को सिंधिया के 2 ट्रस्टों के नाम की गई है, वह प्रतिज्ञा पत्र में नहीं है, जिससे ये संपत्ति सरकार की हो गई। क्योंकि सिंधिया रियासत और केंद्र सरकार के बीच प्रतिज्ञा पत्र तैयार हुआ था, इसीलिए केंद्र सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार ही प्रतिज्ञा पत्र को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ कर सकती है। ये संपत्ति सिंधिया रियासत को दी गई थी या नहीं, इसे लेकर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन एमपी सरकार की ओर से हाई कोर्ट में मौजूद अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद से हाई कोर्ट ने उल्टा सवाल किया, किसी को पक्षकार बनाने के लिए जवाब की क्या जरूरत है। जब रघुवंशी ने दोबारा समय देने की मांग की तो हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह में जवाब पेश करने का समय दे दिया। बहरहाल मामला 600 करोड़ की जमीन का है और आरोपों के घेरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया फंसे हैं। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग की 16 विधानसभा सीटों पर अगले महीने अक्टूबर में उपचुनाव भी हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है। अब सिंधिया की जमीन कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की जमीन ही न खिसका दे, इसे लेकर बीजेपी में मंथन भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में सिंधिया का राजनीतिक भविष्य तो उपचुनाव के बाद ही तय होगा। उपचुनाव में उनके समर्थक कितनी सीटों पर जीत पाते हैं, लेकिन फिलहाल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक गलियारों से खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन के बीच सब कुछ फाइनल हो चुका है। यहां तक कि ये भी तय हो गया है कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। क्या हो सकता है सीट बंटवारे का फॉर्मूला, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव से पहले अक्सर राजनीतिक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर ही कलह मचती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में भी सीटों को लेकर संग्राम छिड़ा था। यहां तक कि जीतन राम मांझी ने तो अपनी नैया को अलग ही कर लिया। लेकिन अब ये विवाद आगे ना बढ़े, इसीलिए महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी 135 से 140, कांग्रेस 45 से 50, रालोसपा 23 और 25, सीपीआई माले 12 से 15, मुकेश सहनी की वीआईपी को 8 से 10, सीपीआई 3 से 5 और सीपीआईएम को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं।
वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने बताया कि महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई परेशानी नहीं है और हमारे सभी घटक दल के नेता सीट शेयरिंग को लेकर खुश हैं। उन्होंने बताया कि सीटों के बंटवारे के गणित की जानकारी बहुत जल्द ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी। इसके साथ ही भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार जेडीयू का सत्ता से जाना तय है। सीएम नीतीश ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। वहीं आरजेडी के इस गणित पर जेडीयू ने निशाना साधा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि आरजेडी न किसी को इज्जत देती है और न ही सम्मान। इस बार के चुनाव में महागठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि अभी भी वहां पर सीटों को लेकर घमासान जारी है। संजय सिंह ने दावा किया कि सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में सभी घटक दल नाराज हैं। अब जेडीयू भले ही महागठबंधन को घेर रही हो, लेकिन उसने मांझी की भरपाई लेफ्ट पार्टी के साथ कर ली है। साथ ही सीटों का गणित भी ऐसा बैठाया है जिससे विवाद ना हो। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इसी सीट शेयरिंग पर सभी पार्टियां मुहर लगाती है या नहीं। बिहार में तो महागठबंधन में तकरार खत्म होती दिख रही है, लेकिन अब तक सब कुछ सही होने का दावा करने वाली महाराष्ट्र बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता ने ये तक कह दिया कि जो 15 साल पहले राजनीति में आए वो नेता हमें क्या सिखाएंगे। तो इस तकरार से साफ है कि बीजेपी में बड़ा बवाल हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वक्त से ही बीजेपी में खटपट का शोर सुनाई दे रहा है। हालांकि कभी नेताओं ने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ जुबान नहीं खोली है, लेकिन अंदर खाने बवाल मचा हुआ है और वो तकरार सियासी सतह पर भी नजर आने लगी है। जो नेता कल तक इशारों में बगावत करते थे वो अब खुलेआम ललकार रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग 15 साल पहले राजनीति में आए वे अब उनके जैसे नेताओं को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी शिवसेना ने 2014 का विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा, तब हमारी कोशिशों ने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत के नजदीक पहुंचाने में मदद की, जबकि पिछले 15 साल में जो लोग राजनीति में आए हैं वो अब हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह डाला कि लोग इस बात को निश्चित रूप से पसंद नहीं करते हैं कि मैं वापस आऊंगा। एकनाथ खड़से ने ये तंज फडणवीस के उस नारे पर कसा है जिसमें वो विधानसभा चुनाव के दौरान मराठी में बार बार कहा करते थे, मी पुन्हा येईन, यानी मैं वापस आऊंगा। बीजेपी के दिग्गज नेता ने फडणवीस को जोड़ तोड़ ना करने की भी सीख दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। छोटा मोटा दल बदल से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक समूची पार्टी का बीजेपी में विलय कराना होगा, तभी जाकर हमारी पार्टी राज्य की सत्ता में आएगी। मुझे लगता है कि इस वक्त ये एक बचकाना उम्मीद है। खड़से के इस बयान से साफ हो गया है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद कर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की जुगत में लगी है, लेकिन पार्टी के नेता ही उनके मंसूबों की पोल खोल देते हैं। इसके बाद यही कहा जाएगा कि इन इरादों से मुश्किल महाविकास अघाड़ी गठबंधन की नहीं बल्कि बीजेपी की बढ़ सकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात गिरती जीडीपी पर आईएमएफ के अनुमान की। हाल ही में आए जीडीपी के आंकड़ों ने सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है, लेकिन सरकार के माथे की ये शिकन भी कम होने की जगह और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने बेहद डराने वाला बयान दिया है, जिससे सरकार को पसीना आना तो तय है। तो ऐसा क्या कहा है गीता गोपीनाथ ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में महामारी के कारण लॉकडाउन लगाया गया, जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया थम गया। इसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पाई। हाल ही में वित्तीय साल 2020 और 21 की पहली तिमाही में जीडीपी के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद खराब थे। सरकार को सुधार का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ऐसे में अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने भी बेहद डराने वाला बयान दिया है। दरअसल गीता गोपीनाथ ने ग्राफ के जरिए अप्रैल से जून 2020 के दौरान G20 देशों के जीडीपी यानी आर्थिक विकास दर की तुलना की है। महामारी के चलते घोषित लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था का जो पहिया थम गया, उसके चलते भारत की आर्थिक विकास दर G20 देशों में सबसे कम रही है।
गीता गोपीनाथ ने एक ट्वीट किया जिसमें मौजूदा वित्तीय साल की दूसरी तिमाही में G20 के सदस्यों के आर्थिक विकास दर के आंकड़े डाले। इन आंकड़ों में साफ पता लगता है कि G20 सदस्य देशों में भारत की आर्थिक विकास दर सबसे कम रही है। इसमें चिंता की बात यह है कि उस ग्राफ में सबसे नीचे भारत का नाम है। इस ग्राफ में अप्रैल से जून के दौरान लॉकडाउन वाले पीरियड में भारत की आर्थिक विकास दर -23% रही, जबकि G20 के सदस्य देशों में एकमात्र देश चीन है जिसकी आर्थिक विकास दर पॉजिटिव रही है। अन्य सदस्य देशों में आर्थिक विकास दर के आंकड़े पर गौर करें तो अमेरिका की आर्थिक विकास दर -9.1%, इटली की -12.8%, जापान की -7.8% रही है। गीता गोपीनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा कि G20 देशों की आर्थिक विकास दर ऐतिहासिक नीचे जा लुढ़की है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जुलाई से सितंबर के बीच की तीसरी तिमाही में G20 देशों के आर्थिक विकास दर में निचले स्तर से बेहतर सुधार होगा, लेकिन भारत फिर भी नेगेटिव जोन में ही रह सकता है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए DP लाइव। नमस्कार।